everyone, a very warm welcome to today's session. Namaskar, Adab, Bonjour, Sat Sri Akal. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. मैं हूँ अंकना, आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेस एट एम्बाइब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंट्रोडक्टरी एंड ब्रिज कोर्सेज वाली सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को जो आपको क्लास 8th में आप जब भी जिस भी ग्रेड में मूव करते हो, ब्रिज क्या होता है कि पुराने ग्रेड से कुछ पढ़कर आते हो और वो थोड़ा दिमाग से निकल चुका होता है, तो हम इन ब्रिज कोर्सेज से या इंट्रोडक्टरी सेशन से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इन सारे टॉपिक से, ताकि इस ग्रेड में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर लाइव्स एज सिटीजंस ऑफ अ कंट्री which has such a detailed constitution protecting its citizens all over। तो आइडिया बहुत सिंपल है यार, ठीक है, क्या है और क्या क्या हमारी राइट्स है, ड्यूटीज हैं एज सिटीजंस, क्यों बनाई गई हैं ये राइट्स, इसको समझते हैं और करते हैं एक्सप्लोर आज के सेशन में। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द ऐप दैट वी हैव फॉर यू। ठीक है, ये एम्बाइब ऐप है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। ऑल द कंटेंट इज एब्सोल्युटली अवेलेबल फॉर यू फॉर फ्री। आपको जो एक्सप्लोर करना हो बच्चा, वीडियोज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, टेस्ट हैं, आपके पास बुक्स के भी ऑप्शंस हैं, वो सब आप कर सकते हो एक्सप्लोर बिना किसी पेमेंट के, बिना कोई पैसे दिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम आपसे करते हैं डायरेक्टली कनेक्ट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। एंड रिमेंबर, दिस इज अ प्लेस वेयर ऑल द अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स आर गिवन टू यू। सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, क्विज क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आपके सिलेबस को रिवाइज करने में मदद करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो याद रखिए, ये है जो आपको करना है एक्सप्लोर, तो इसको भूलना नहीं है और कर लेना है जरूर से ज्वाइन। क्यूआर कोड यहाँ पे गिवन है आपके लिए लिंक भी गिवन है। इस लिंक को आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ढूंढ सकते हो, यहाँ से टाइप करने में बहुत मेहनत लगेगी तो वहां से निकाल लेना, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ a citizen in India provided as per the Indian Constitution. It is going to be very very interesting and very important to be a well aware citizen. What are the topics we are going to cover? Rights और duties दोनों ही जो fundamental prescribed हैं, described हैं as per the Constitution. So let me ask you a very simple question. Do you know that we all have some rights? बट क्या वो राइट्स, मतलब देखो, ये तो हमको पता होता है कि हाँ यार, मतलब हम सिटीजन है, हम कहते रहते हैं हमारा हक है, हमारी राइट्स है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, लेकिन क्या पता है आपको कि वो राइट्स कौन से हैं, हमें कौन दे रहा है? और अगर उन राइट्स को कोई ब्रेक करता है, कोई वायलेट करता है, कोई हमें हमारा हक नहीं दे रहा है, तो हमें किसके पास जाना है, हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पावर में क्या है, क्या ये सच में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है? और इन सारी चीजों के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सिलेबस के पर्सपेक्टिव से नहीं बच्चे, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जिसको अपना हक, अपनी अपनी राइट्स पता हो, उस तौर से भी ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राइट्स की। बट सबसे पहले ज़रूरी ये है, इससे पहले कि हम जाने कि हमारे राइट्स क्या क्या है, हम ये जाने कि हमें क्यों चाहिए ये राइट्स। व्हाई डू वी इवन नीड दीज फंडामेंटल राइट्स? क्या पर्पस है इसका और इसकी नीड क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड ऑफ द राइट्स। सबसे पहले आपको ये समझना है कि राइट्स इंपॉर्टेंट हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। देखो, एक बहुत सिंपल सा आपको फंडा समझाती हूँ। जहां पे भी अथॉरिटी आती है, ठीक है, अथॉरिटी से हमारा क्या मतलब है? अब सरकार है, पुलिस है, इन सब के पास थोड़े से पावर्स है। पावर्स क्यों दिए गए हैं? प्रॉपर फंक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर इनको प्रोवाइड किया गया है। बट हो सकता है कभी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज पीपल आर ह्यूमंस, तो हो सकता है इंसान के मन में लालच आ जाए, है ना, और हो सकता है कि वो जो है एडवांटेज उठाए अपने इस लालच की वजह से, जो पावर है उसका। तो ये पावर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अथॉरिटी की ओवर एक्सर्शन और डिसएडवांटेज ना ली जाए, इसीलिए जो है कुछ राइट्स बनाए गए हैं सिटीजंस के लिए भी, ये इंश्योर करने के लिए कि सिटीजंस हमेशा जो है वो प्रोटेक्टेड रहें।
क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं। और डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी कंट्री जो बेसिकली प्रोटेक्टेड है बाई आई मीन लाइक जो बेसिकली रन करी जाती है लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी का वेरी बेसिक डेफिनेशन ही यही है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के लिए है, लोगों ने बनाई है, लोगों का है वो की है वो सरकार। तो जब सब कुछ लोग हैं तो लोगों के पास पावर भी होना जरूरी है। लेकिन हर एक इंसान को आप पावर देते नहीं चलते हो, है ना। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम में एक अच्छे तरीके से पावर को डिवाइड किया जाए। डिवीजन भी हम इसीलिए करते हैं पावर का, सिर्फ एक ही बंदे को पुलिस भी बना दिया, जज भी बना दिया, एग्जीक्यूटिव भी बना दिया, लॉ मेकर भी बना दिया, नहीं करते, ताकि कोई भी उस एक्सेसिव पावर का दुरुइस्तेमाल ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। तो राइट्स बहुत जरूरी हैं पूरे देश की, ह्यूमंस की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जब आपके पास राइट्स होते हैं, आप उन राइट्स को एक्सरसाइज करके ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, किसी गलत चीज से बचते हो, एक बेहतर सोसाइटी बनती है, एक बेहतर सिविलाइज तरीके से वेल एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी बनती है जो प्रोग्रेशन की तरफ चलती है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी जहां पे सबके पास कुछ हक है कहने का। अब अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं बने होते, ठीक है, हम सिटीजन्स को कोई राइट्स नहीं दिए गए होते, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं जो पुलिस है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाती और सिर्फ उनके पास पावर्स और राइट्स होते और वो फिर अपनी उन चीजों का एडवांटेज लेती या अपने आप को सुपीरियर फील करती ज्यादा। क्योंकि सिटीजन्स के पास कुछ भी नहीं होता, हम कभी भी उनके बराबरी में खड़े नहीं हो सकते थे। बट विद दीज राइट्स दैट वी हैव, वी गेट द राइट टू इक्वालिटी एज वेल। हर एक इंसान, चाहे उसका जॉब प्रोफाइल कुछ भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ना हो, चाहे उसके पास कोई और अथॉरिटी और पावर हो ना हो, हर एक इंसान एज अ सिटीजन सेम लेवल पे खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द लॉ। और ये राइट्स ही है जो हमारे लिए इस चीज को इनेबल करती हैं, जो हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के द्वारा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। देखो बेटा, जब आप किसी कंट्री में रहते हो, हर एक इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आता है। कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग हो सकता है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है, कोई बड़ा है उम्र में, कोई कम एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं। ऐसे कर करके कोई फॉरवर्ड कास्ट का है, कोई बैकवर्ड कास्ट का है, कोई किसी एथनिसिटी का है, कोई किसी एथनिसिटी का है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस जब हम एक देश की बात करते हैं और उनके सारे सिटीजन्स को कंसिडर करते हैं। इन सारे वेरिएशंस में आप कैसे इस चीज को इंश्योर करोगे कि सबकी रिस्पेक्ट बनी रहे, कोई भी किसी को किसी दूसरे क्राइटेरिया पे जज करके नीचे ना दिखाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोगों को सेम राइट्स दिए जाएं, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को डिफरेंट, किसी के लिए कुछ और, ऐसा ना हो। सो दैट इज द आइडिया ऑफ द नीड ऑफ द राइट्स एंड that is exactly what the rights also ensure. So with that we come to the very very basic and the most important part of the fundamental rights, यानी कि the very fundamental, the very basic rights, एकदम बेसिक राइट्स जो सिटीजन्स को, मुझे, आपको दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी से, जो आपका एसेंस है, जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो द लीगल क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स इज व्हाट इज बेसिकली रेफर्ड टू एज राइट्स। यानी कि अगर कोई आपको आपका हक नहीं दे रहा है तो आप बाय द लॉ लीगली उसको क्लेम कर सकते हो, और जब आप अपना हक लीगली क्लेम करते हो तो वो आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है। ये प्रोटेक्ट करती है हमें स्टेट की आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार, पुलिस, इनके पास जब, क्योंकि उनकी ड्यूटीज ऐसी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी है, उनका पोजीशन ऐसा है कि उनके साथ कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर आता है, तो उन चीजों से हमारी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सिटीजन्स को कभी सफर ना करना पड़े, सिटीजन्स इंफीरियर ना फील करें, उससे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं ये फंडामेंटल राइट्स। इनका इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखो और समझो। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला वाला तो हमने पढ़ ही लिया
कि भैया अथॉरिटी और जो इंडिविजुअल्स हैं वो आर्बिट्री मतलब आर्बिट्री या एब्सोल्यूट अथॉरिटी से हमको बचाना है। कभी भी कोई अपने पावर को ज्यादा तरीके से जो इस्तेमाल करके हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे एज अ सिटीजन, हम पे रूल करने की, तानाशाही दिखाने की, तो हम अपने फंडामेंटल राइट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट लॉफुली एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है किसी भी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाने के लिए। अब क्या है कि अब आप कभी भी कहीं रह रहे हो तो जेंडर बेस्ड पॉपुलेशन डिवीजन, रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन डिवीजन, रीजनल बेस्ड पॉपुलेशन डिवीजन, लैंग्वेज बेस्ड पॉपुलेशन डिवीजन, ऐसे कई सारे डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं बेस्ड ऑन दी सोशल बैरियर्स दैट वी हैव क्रिएटेड और द बायोलॉजिकल बैरियर दैट हैज बीन क्रिएटेड ऑफ द जेंडर। अब कहीं पे मान लो मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है, तो क्या मेल को सारी अथॉरिटी लेकर के फीमेल्स को डोमिनेट कर लेना चाहिए? कहीं पे कोई रिलीजन ए और रिलीजन बी के लोग रहते हैं या मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी ज्यादा है, तो क्या उसको अपने रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डोमिनेट कर करके अपने लिए सारी पावर सीज कर लेनी चाहिए? कई देशों में ऐसा देखा गया है, बट हमारे देश में ऐसा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कभी भी जो भी लोग कम है जस्ट बाई द वर्च्यू ऑफ नंबर, अपने नंबर्स की वजह से कम है, उसकी वजह से कभी भी उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, वो दबे नहीं, उनको डोमिनेट ना किया जाए, उनको सप्रेस ना किया जाए, उनकी इक्वालिटी, उनकी आइडेंटिटी और उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे। इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं। उससे क्या होगा, आप माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक बंदे को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, सब बराबर खड़े होंगे, सबकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहेगी और सब लॉ के लिए, देश के लिए सेम लेवल पे आएंगे, सेम जगह आएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये जो आप 6 चीजें देख रहे हो यहाँ पे, ये है, इनको एक एक करके हम समझेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जो खुद में ही हमें काफी समझा रहा है कि सब लोग बराबर है, और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी तो यही है, पीपल आर सेंटर ऑफ द पावर बट ऑल्सो ऑल द पीपल आर द सेम, सब सेम है, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आपका जेंडर, रिलीजन, रीजन, कास्ट, रेस कुछ भी हो, लेकिन आप क्या हो, सेम हो। राइट टू फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम? अब कोई कल को उठ के कह दे कि नहीं मैं इंडियन नहीं हूं, मुझे किसी भी लैंड का वो नहीं होना है, बट इंडिया में रह के मुझे ये राइट टू फ्रीडम चाहिए, तो राइट टू फ्रीडम का एग्जैक्टली क्या मतलब है यहाँ पे, किन चीजों की फ्रीडम है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किससे एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं हम? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो ये सेक्युलरिज्म वाली चीज से रिलेटेड है, इसको भी समझेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एजुकेशन लेने के राइट्स है, और कल्चरल राइट्स क्या हो सकते हैं? एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन? रेमेडी यानी कि किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को ठीक करना, फिक्स करना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते होंगे, ये सब समझते हैं हम। राइट टू इक्वालिटी आता है सबसे पहले, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस क्या है, हो सकता है कोई रिच है, कोई पुअर है, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा है, कोई इलिटरेट है, हो सकता है कोई फॉरवर्ड कास्ट का है, कोई बैकवर्ड कास्ट का है, ये सारे जो हमारे सोशल डिविजन्स क्रिएटेड है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, बट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आपको देश, आपकी सरकार आपको ट्रीट नहीं करेगी। उसका काम है हर एक सिटीजन को सेम तराजू में तौलना, सेम जगह पे रखना, यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर लॉ होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो लॉ है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सेम है, वो एक रिक्शे वाले के लिए भी सेम है, एक टीचर के लिए, एक इंजीनियर के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक बच्चे के लिए, एक अडल्ट के लिए, सबके लिए लॉ जो है नेशन का वो सेम है। कोई भी डिफरेंस बेस्ड ऑन आपकी आइडेंटिटी, आपका बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ताकि आपकी सिटीजन की पहचान एज अ पॉलिटिकल राइट, आपकी जो पहचान है एज अ सिटीजन, आपकी सारी पॉलिटिकल राइट्स बराबरी से बांटे जाते हैं, ताकि सब सेम लेवल पे आकर खड़े हो जाए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट आर पॉसिबल। हर एक इंसान के पास सारे पब्लिक प्लेसेस, सारी चीजों का बराबर एक्सेस होता है। जैसे पहले हमने पुराने जमाने में सुना है कि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या करते थे, बैकवर्ड कास्ट वाले लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जाना अलाउड नहीं होता था, टेंपल में नहीं एंटर
कर सकते हैं, जहां पे बाकी लोग पानी पी रहे हैं वहां पानी नहीं पी सकते हैं, बट ये सब गलत है। अगर एक इंसान एक सिटीजन है एक नेशन का, तो उस नेशन की सारी चीजें जैसे बाकी सिटीजन्स की हैं उसकी भी हैं। सो द राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स कि जो भी चीज एक बंदे के लिए है सरकार ने दी है वो सारे बंदों को मिले, सब बराबरी पे खड़े हो और सबके लिए लॉ जो है वो बराबर होगा। कोई इस चीज को अगर बदलने की कोशिश करता है तो मतलब कोई अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करता है तो बाय द वर्च्यू ऑफ योर, बाय द ल्यू ऑफ योर फंडामेंटल राइट आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। ये एक ऑफेंस है, ये क्राइम की तरह कंसिडर किया जाएगा, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरह कंसिडर किया जाएगा, बहुत सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। तो इनफैक्ट नॉट जस्ट द पीपल, सरकार खुद भी किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, नहीं कह सकती है कि हम आपको फेवर करेंगे क्योंकि आप मेजॉरिटी हो, क्योंकि आप ये हो, आप वो हो। Even the government, if they are just in case trying to do something, has to have a proper explanation as to why they are preferring somebody over somebody. अब इसका एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, राइट टू इक्वालिटी क्या सुनते ही हमारे दिमाग में रिजर्वेशंस वाली चीज आ जाती है कि यार रिजर्वेशन में तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स को प्रेफरेंस देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके लिए रिजर्व्ड है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चे? ये उन्हीं ग्रुप्स के साथ किया जा रहा है जो कल्चरली हिस्टोरिकली हमेशा से बहुत सप्रेस्ड, बहुत दबाए हुए रह गए। अब इनको हमें क्या करना है, बराबरी पे लाके खड़ा करना है ताकि ये फील करे डिग्निफाइड, ताकि इनकी अपॉर्चुनिटीज जो इतने वक्त से हम इनसे छीनते आए हैं उनको बराबरी से दी जाए। इसीलिए वो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी में उनको इक्वल लेवल पे लाके, अब देखो इक्वालिटी देने के लिए सबसे पहले लोगों को एक लेवल पे लाकर खड़ा तो करोगे। किसी को इतने वक्त से दबा कर पीछे छोड़ कर आए हो तो उसको पहले आगे तो लेकर आओगे, तब तो बांटोगे सब चीजों को बराबर में सबके साथ। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो वो प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन एनी ऑफ सच फैक्टर्स। हाँ, लेकिन जैसे रिजर्वेशन की बात हो गई, सो द आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल कि अपॉर्चुनिटीज इतने वक्त तक छीनी गई है तो एक इक्विटी क्रिएट करने के लिए ये किया जा रहा है। इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज इनेबलिंग पीपल टू बी ऑन द सेम लेवल एज द एडवांटेज सोशल ग्रुप बिकॉज ऑफ हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी भी इसी के तहत में अबॉलिश किया गया है। अब आप किसी कास्ट के हो ये सब चीजें नहीं चलेंगी कि आप अपर हो, लोअर हो, ये है वो है, इट नन ऑफ दैट वर्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, सारे फंडामेंटल राइट्स वैसे इंपॉर्टेंट है, बट नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। तो अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि किस चीज की आजादी दी जा रही है। ये सोचकर अजीब लगता है, देश तो आजाद है, हम भी स्वतंत्र हैं, तो भैया कैसे, किस चीज की आजादी दी जा रही है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम वाले राइट्स देता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, associations and unions formation, move freely throughout the country, reside in any part of the country and practice any profession। अब क्या है, आपको अगर मैं कह दूं आपके पास राइट टू फ्रीडम है, आप एक फ्री जगह पे रहते हो, लेकिन आप मान लो झारखंड में रहती हूँ मैं और अब मैं कर्नाटका में रहने आ गई हूँ, मुझे कोई कह दे, कर्नाटका के स्टेट वाले कह दे कि नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, आप झारखंड के हो, आप वापस जाओ, आपका घर जहाँ पे आप वहाँ रहो, यहाँ मत रहो, यहाँ पे हमारे स्टेट वाले लोग रहेंगे, तो हम मेरी एक फंडामेंटल राइट मुझसे छीनी जा रही है, वो राइट टू मूवमेंट, राइट टू सेटल एनीवेयर, प्रैक्टिस वॉट एवर आई वॉन्ट। वाई? बिकॉज ये पूरा देश मेरा है। मैं कर्नाटका में रहूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहूं, मैं मध्य प्रदेश में रहूं, जम्मू कश्मीर में रहूं, जो भी इंडियन लैंड के अंदर फॉल करता ही है वो सारी जगह मेरी है। क्योंकि वो सारी जगह मेरी है तो मुझे पूरा हक होना चाहिए कहीं भी मूव कर पाने का, कोई भी जॉब करने का एज एन इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स वो जॉब लीगल होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि मुझे जो है आर्म्स बेचने हैं इलीगली, ठीक है, छुपा छुपा करके लोगों को आर्म्स बेचने ताकि क्राइम बढ़ जाए, तो इस चीज को कोई प्रमोट नहीं करेगा। लीगल चीजें जो लॉ से अबाइड करती हैं, वैसा मुझे जो भी जॉब करना है उसकी मुझे सरकार इजाजत देता है। ऐसे ही कभी भी गवर्नमेंट आकर नहीं कह सकती कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, या मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि दिस इज अ जॉब दैट यू कैन नॉट डू बिकॉज वी डोंट वांट यू टू डू। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमें मिलती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्री सोवरीन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन। पहले के टाइम पे बच्चे जब राजा महाराजा होते थे, या हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, उनके डिक्टेटरशिप में क्या किसी की हिम्मत थी कि जाकर के वो सामने से सीना ठोक कर कह सके कि भैया तुमने जो किया है वो गलत है, आई डू नॉट सपोर्ट यू। वहीं पे फांसी पे टांग देते या जेल में डाल देते, एग्जीक्यूट कर देते। तो क्या हो रहा था,
ये किसी भी सिटीजन की कोई आवाज नहीं थी। सरकार इतनी अथॉरिटेरियन थी कि वो जो चाहे कर सकती थी। बट डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? सरकार के पास नहीं है, एग्जैक्टली लोगों के पास है। लोग सेंटर ऑफ पावर है। वो अपने वोट से सरकार को पावर बोरो करने देते हैं कि चलो ठीक है, हमने तुमको ये पावर दे दिया हमारी वोट से, है ना। तो एक्चुअल पावर अगर हमारे पास है तो हमारे थॉट्स क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस क्या है, अनटिल अनलेस वो किसी वायलेंस को लीड कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, हमें पूरा पूरा हक है उसको एक्सप्रेस करने का। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम गैदर भी कर सकते हैं, हम असेंबल भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा प्रोटेस्ट होता है, धरने होते हैं, और उसको सरकार रोकती नहीं है। कब तक? जब तक आप आर्म्स ना यूज करो, यानी कि जब तक आप वायलेंस ना कर दो, आप किसी के लाइफ को थ्रेट ना कर दो। आपको पूरा हक है अपनी चीजें एक्सप्रेस करने का, पीसफुली कहीं पे प्रोटेस्ट करने का, धरना देने का विदाउट आर्म्स। एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर्म करने का, जैसे हमने देखा है ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड होते हैं, अलग अलग तरह के यूनियंस, ग्रुप्स फॉर्म्ड होते हैं, ताकि वो ग्रुप साथ में फंक्शन करें एज अ होल, कुछ डिमांड्स रखें, कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप बनाकर रखे फॉर अ सपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीजें भी अलाउड है। आप कहीं भी देश में, जब तक आप अपने देश में हो, फ्रीली मूव कर सकते हो, आपका ये फंडामेंटल राइट है, अनटिल अनलेस वो वैसी एरिया है जो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से सिक्योर्ड है और किसी सिटीजन को जाना अलाउड नहीं है, वहां पे ये फंडामेंटल राइट नहीं काम करेगा। आप किसी भी जगह पे जाकर के रिसाइड कर सकते हो, आप घूम सकते हो, कहीं पे रह सकते हो, जब तक वो आपके देश के अंदर है, और कोई सा भी प्रोफेशन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। अभी एक्सप्लॉयटेशन कई बार मेजॉरिटी सेक्टर करता है, कई बार कोई पर्टिकुलर दूसरा सोशल ग्रुप कर सकता है, या फिर सरकार खुद कर सकती है, पुलिस कर सकती है। तो एज अ सिटीजन हम अपने आप को इस जाति से, इस एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचा सकते हैं? अपने इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करके। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को उसके विल के अगेंस्ट जबरदस्ती फोर्स करना, अनफेयर तरीके से ट्रीट करना, कुछ बुरा ट्रीटमेंट देना। ठीक है, ये सारी चीजें अगर कोई कर रहा है तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है। ये सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिलती है एज पर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इस राइट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करा रहे हो, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, धमकी, उसकी जान की धमकी देके उससे काम करा रहे हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों को जो लोगों की तस्करी जो होती है, बेसिकली व्हेन पीपल सेल अ ह्यूमन, दैट्स एब्सोल्युटली इलीगल। अगर कोई भी कोई काम खुद अपनी मर्जी से करना चाहता है, वो जाएगा, काम कर कर वापस आएगा। लोगों को आप खरीद बेच नहीं सकते हो दूसरे देश में, अपने देश में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ऑफ दिस इज प्रोहिबिटेड। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, इट कुड बी डिफरेंट, डन इन डिफरेंट वेज एज वेल। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी दूसरे ह्यूमन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। दैट इज द राइट गिवन टू अस बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर क्विज क्वेश्चन। तो फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो किस राइट के अंडर हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, इलीगल है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने अभी तक किया नहीं है। राइट टू फ्रीडम में हमने देखा मूवमेंट की राइट है, प्रोफेशन का राइट है। बेसिकली आपको आज़ादी है अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करने की, कोई भी जॉब करने की, देश में कहीं भी जाकर रहने की, घूमने की। राइट टू इक्वालिटी यानी कि सब लोग बराबर तरीके से रहें। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कौन सा राइट हमें प्रोटेक्ट करेगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज द राइट दैट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। Another question, right to dash means that all people are equal before the law. सारे लोग बराबर हैं लॉ की नजरों में, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, रिक्शा पुलर हो, वेजिटेबल सेलर हो, बार्बर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, आप सब जो है, इट डजंट मैटर आपका प्रोफेशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी इकोनॉमिकल वर्थ क्या है, आप सब बराबर होगे। तो बराबर हो तो इक्वालिटी ही दे रही होगी ये राइट हमें, डाइवर्सिटी तो नहीं दे रही होगी। तो अनटचेबिलिटी भी जैसे इसी के अंडर जो है रिजॉल्व की गई है, विच इज योर राइट टू इक्वालिटी। सो दिस आंसर टू दिस इज कि हमें आज़ादी और मतलब बराबरी की मिलती है थ्रू आवर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि इंडिया की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है और गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन है उस रिलीजन के हिसाब से बनाती है और लोगों को फोर्स करती है या इंकरेज करती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक सेक्युलर स्टेट है और क्योंकि हम एक सेक्युलर स्टेट है हम सारे रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट करते हैं और इसीलिए हर एक सिटीजन को हक देते हैं कि वो जो भी रिलीजन चूज करना चाहे और फॉलो करना चाहे कर सकता है, उस रिलीजन को प्रीच कर सकता है, यानी कि लोगों को बता सकता है उस रिलीजन के बारे में, प्रोपगेट कर सकता है, बाकी लोगों को उस रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है, फैलाने की, बताने की कि भैया ये अच्छा रिलीजन है, हमारे ये थॉट्स है, आप चाहो तो ये करो, ठीक है। और प्रैक्टिस आजादी से कर सकता है एक कंडीशन पे कि कहीं पे भी नेशनल सिक्योरिटी, वायलेंस और दूसरे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो रहे हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी आज़ादी देता है कि आप कोई भी करो रिलीजन फॉलो, आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको प्रोफेस करो, प्रोपगेट करो और आपकी मर्जी का रिलीजन नया बनाना है तो वो भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो रहे हो, वरना वहां पे सरकार इंटरवीन करेगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ कई ज़्यादा कल्चर्स हैं, हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, है ना। आप रिलीजन की बात कर लो, कल्चर की बात कर लो, लैंग्वेज की, फूड हैबिट्स की, हम बहुत तरीके से अलग अलग तरह के मल्टीपल लोग हैं, इसीलिए डाइवर्सिटी में यूनिटी है हमारी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज व्हाट इंडियन स्टैंड्स फॉर। वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन। इस डाइवर्स नेशन में माइनॉरिटी के राइट्स को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इस डाइवर्सिटी में ज्यादा होंगे नंबर में, कुछ लोग थोड़े कम होंगे और कुछ लोग बहुत कम होंगे। तो हो सकता है कि जो बड़े नंबर वाले कल्चर्स हैं, जो बड़े नंबर वाले ग्रुप्स हैं, वो छोटे ग्रुप्स को गल्प करने की कोशिश करें, उनका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करें, उनको सप्रेस करने की कोशिश करें। तो ये राइट आपको उससे प्रोटेक्ट करती है, ये गारंटी करती है कि आपका जो भी रिलीजन है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी कल्चर है, उसको आप इंटैक्ट रख सकते हो, बचा सकते हो और सरकार इस चीज़ को इंश्योर करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो ये these minorities can set up their educational institutions to protect and preserve their culture as well। तो अगर कोई मान लो कोई ट्राइब है जो बहुत छोटा सा है, किसी देश के किसी एक स्टेट के किसी एक जगह पे आपको कुछ लोग मिलेंगे कि मुश्किल से 1000 लोग हैं उस ट्राइब के। अब वो ट्राइब चाहेगी कि भैया हमारा कल्चर आगे चलता रहे, हम बने रहे, हम एग्जिस्ट करते रहे। तो इस चीज़ के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए उन्हें पूरा हक है कि वो एक तो प्रोटेक्टेड रहें, कोई उनको बदलने की कोशिश ना करे, कोई उनको गल्प करने की, डोमिनेट करने की, सप्रेस करने की कोशिश ना करे। और वो अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर उनको कोई स्कूल खोलना है, कोई सेंटर खोलना है अपने कल्चर को प्रोपगेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इन सारी चीज़ों का हक हम देते हैं उनको। जैसे कि मदरसा खोलने का हक है, ठीक है, इस्लामिक कल्चर में, पंजाबी का, उर्दू लैंग्वेज सिखाने का, ताकि ये जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज है, अलग अलग कल्चर है लैंग्वेजेस के, ये बने रहें और गायब ना हो जाए, कोई कल्चरल इरेडिकेशन ना की जाए फोर्सफुली खास करके। एंड देन द लास्ट फाइनल बट ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब बच्चा क्या है? रेमेडीज जो सुधारने के लिए सर्टेन स्टेप्स लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे लेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन 70-75 साल पहले बना दिया गया, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी मोर देन 75 ईयर्स। अब भैया वो जब बना था, उन्होंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। इतने सालों में हमें जरूरत नहीं फील हुई उसको चेंज करने की, बदल देने की, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की। उन्होंने जितना फ्यूचरिस्टिक हो सकता था, जितना विजनरी हो सकता था, जितना अकोमोडेटिंग और इंक्लूसिव हो सकता था, वो सारी चीजें लिख दी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, हम जैसे जैसे डेवलप करते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, समय के साथ हमें कुछ चीजों में बदलाव लाना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब शायद उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगी, उस चीज़ का मतलब समझ नहीं आया, बट वक्त के साथ हमने रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा एरर है, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने आइडेंटिफाई किए। तो ऐसे केसेस में क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एज इज रहने देना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रही है? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये हक देता है और ये एक फंडामेंटल राइट की तरह देता है सिटीजन को कि जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे, आप
आप कॉन्स्टिट्यूशन में अपील कर सकते हो चेंजेस के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो आपकी जिंदगी मुश्किल कर रही है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, जो उससे अलाइंड नहीं है, लॉज जो बन रहे हैं अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन सारी चीजों से आप प्रोटेक्टेड रह सको. सो द राइट इज नोन एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये एक कह सकते हो कि बिल्कुल आत्मा की तरह है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है. ये लोगों को हक देती है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके राइट्स जो है वायलेट हुए हैं तो दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा या स्टेट या अथॉरिटी के द्वारा तो वो उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, चलो. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7, 8, 5 और 6. तो बच्चे अभी अभी हमने देखा है राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाली है, रिलीजन की प्रैक्टिस वाली है. ठीक है, आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम का भी आपको राइट है. और ये सारे राइट्स मिलाकर ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 6. तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कितने हैं? 11. तो भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा हक दे दिया, इतने सारे राइट्स दे दिए, पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तो बनती है एज अ सिटीजन टुवर्ड्स द नेशन. तो उनको ही हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो एज सिटीजन जिन चीजों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, हमें पूरी करनी चाहिए, दीज आर नोन एज आर फंडामेंटल ड्यूटीज. तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं. चलो फटाफट देख लेते हैं. राइट्स के बारे में सबको पता होता है, उसको लेकर के झंडा फहराने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता है? क्या हमारी ड्यूटीज के बारे में भी पता है? और कितने हैं? 11 हैं. तो पढ़ते हैं हम. ये ड्यूटी सिटीजन्स के लिए है. 1976 में जो है इन ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. ठीक है, so let's move ahead and look at the duties. सबसे पहले abide by the Indian Constitution, respects its idols and institutions, the national flag and the national anthem. यानी कि भैया जो आपको आपके देश ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको मानो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें मान रहा है, तुम्हें बराबरी से ट्रीट कर रहा है, रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है, वो सेम रिस्पेक्ट एज सिटीजन ऑफ द नेशन आपको अपने नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके अलग अलग सिंबल्स जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उसे भी देना होगा. तो कभी नेशनल एंथम बज रहा है तो सिर्फ खड़े होकर के 1 मिनट के लिए चुपचाप अटेंशन पोजिशन में वो रिस्पेक्ट देने में हमारा कुछ नहीं जाता है. एज अ सिटीजन वी शुड बी डूइंग दैट, वी शुड बी रिस्पेक्टिंग द फ्लैग, नॉट थ्रोइंग इट हियर एंड देयर. हम कई बार इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे ऐसा होते हुए देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए. देश अगर आपको वैसे ही फेंक दे कहीं पे, रिस्पेक्ट ना करे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा. तो जब कंट्री, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कर रहा है तो हमें भी रिटर्न में वो सेम रिस्पेक्ट, वो सेम चीज लौटानी चाहिए. चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. 200 साल लगे यार हमें आजाद होने में. उस आज़ादी के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना, रिकग्नाइज करना उन एफर्ट्स को बहुत ज़रूरी है. आज सोचो कोई दूसरा देश आकर हम पे फिर से कब्जा कर ले तो क्या हमारी हालत हो जाएगी. हमारी उस स्ट्रगल का, उस फ्रीडम का मतलब और इम्पोर्टेंस समझना एज अ सिटीजन इज आवर ड्यूटी एंड वी शुड. और इसीलिए इतना पढ़ाया भी जाता है हमें हिस्ट्री में इन सारी चीज़ों के बारे में. अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो कुछ भी ऐसा ना करो जिससे जो एकता है, जो यूनिटी है, जो एकता मतलब एकत्रित हुए हैं हम, एक इंटीग्रेशन बने हुए हम एज अ नेशन डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, ऑल द डाइवर्सिटी. ठीक है, जो हमारी सोवरेनिटी है, जो हमारी आज़ादी है एज एन इंडिविजुअल नेशन अपने डिसीजंस खुद लेने की, हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे ये कॉम्प्रोमाइज हो कि दूसरे देश से जाकर दोस्ती कर लिया और उनको बोला कि हाँ आप यहाँ आओ, आप इस पे ऐसे कब्जा कर पाओगे. इसलिए इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है एब्सोल्युटली अपोजिट ऑफ अ पेट्रियोटिक एक्ट भी माना जाता है और क्राइम भी माना जाता है. एज अ सिटीजन यू आर नॉट सपोज टू डू दीज थिंग्स, यू शुड नॉट बी डूइंग. किसी को भी नहीं करना चाहिए किसी भी नेशन में. ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अगर जरूरत पड़े, कभी वॉर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो जब आपको देश बुला रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके डिफेंस के लिए, तो आप हमेशा तैयार रहो. खुद से जाकर आर्मी ज्वाइन करो, देश को प्रोटेक्ट करो, उसके लिए लड़ो. दैट इज द ड्यूटी ऑफ every citizen because the state, the country will fight for you to protect you in all the times of such emergencies, right? तो जब हमें बारी आती है उस चीज को लौटाने की, इस कंट्री को, तो हम क्यों पीछे हटें.
promote harmony and spirit of brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and renounce practices derogatory to the dignity of women. काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक समझते हैं। बेटा कुछ भी ऐसा ना करे जिससे जो भाईचारा है, जो यूनिटी है, जो पीस है हमारे कंट्री की, वो हैम्पर हो, कि सब इकट्ठे एक देश के वासी बन के प्यार से रह सके। हर एक चीज़ हमें वैसी करनी है जिससे हम साथ रह सके, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। अब वो रिलीजन को लेके हो, लैंग्वेज को लेके हो, रीजनल डिफरेंस को लेकर हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी को लेकर हो, इन सब चीज़ों पे बांटना, अलग करना, लड़ना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमारे सारे डाइवर्सिटीज़ को, सारे सोशल डिफरेंसेस को, कल्चरल डिफरेंसेस को पीछे रखकर एक सिटीजन की तरह, एक सिटीजन के आइडेंटिटी के तौर पे एक दूसरे से बॉन्ड करना है और भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी को बढ़ाना है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जिससे औरतों की इज्जत पे आंच आए, कुछ भी ऐसा नहीं रखना है। पहले एग्जिस्ट किया करता था पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस वाली प्रॉब्लम, या फिर आपका विडो को रीमैरी नहीं किया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो औरतों की इज्जत पे बात आए, औरतों की आइडेंटिटी पे बात आए, एग्जिस्टेंस पे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारा कल्चर, हमारी इतिहास, हमारा हेरिटेज बहुत रिच है, उसकी वैल्यू हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और इतना ज़्यादा है कि दूर देश से लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो उसकी वैल्यू खुद हम पहले करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो लोग भी उसको और जानेंगे, समझेंगे और इक्वल तरीके से जो है सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। क्योंकि भैया ये तो वैसे नहीं करोगे तो पूरे देश में प्रॉब्लम आएगी, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम आएगी फॉर दैट मैटर। बट पहले देश की नेचुरल हेरिटेज को भी, नेचुरल रिसोर्स को भी, नेचुरल ब्यूटी को भी बचा कर रखना है, और वो हमारा काम है। हंटिंग करना, ट्रीज काटना, ये सारी तरीके की प्रैक्टिसेस को डिनाउंस करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देश कब डेवलप करेगा? जब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि भैया कुछ इनोवेशन करना है, कुछ डिस्कवरी करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, ह्यूमैनिटी की स्पिरिट भी हो, यानी कि सिर्फ साइंस और लॉजिक नहीं, मिस्टिसिज्म में, रोमांटिसिज्म में, ठीक है, लिटरेचर में, ह्यूमनिज्म में, इन सारी चीज़ों में भी बिलीव करो। तो साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटी वाली चीज़ को भी लेकर आगे बढ़ना है। सवाल पूछने का, ग्रो करने का, पढ़ने का, लिखने का, क्यूरियोसिटी का एक टेम्पर जो है हमें बढ़ाना है, ताकि एज अ देश हम आगे बढ़ सके, इन्फॉर्म्ड बन सके, अवेयर बन सके, एडुकेटेड बन सके, ठीक है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर वायलेंस। तो चाहे जो भी हो, अब क्या होता है, लोग गुस्सा होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं पार्क में आग लगा दिया, बिल्डिंग में आग लगा दिया, वो सारे देश की प्रॉपर्टी है, आप अपने ही देश को हार्म कर रहे हो, आप खुद को ही एक तरीके से हार्म कर रहे हो। तो ये नहीं करना है, वॉयलेंट नहीं होना है। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, सरकार ने बनाई है, हमारे लिए बनाई है, उसको प्रोटेक्ट करना है। स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस की तरफ, बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ना कि सिर्फ अकेले, सारे लोगों के साथ मिल करके हमें नेशन को कॉन्स्टेंटली ऊपर ऊपर ले जाना है, अचीवमेंट्स दिलानी है, इस तरीके से हमेशा काम करना है। ऐसे कॉन्स्पिरेसी करना, राइट्स कराना, ये सारी चीज़ों से देश पीछे जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो साथ में मिलके सोचना है कि कैसे एजुकेशन और बढ़ा सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, एंड देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो सब लोगों को पढ़ाओ, लिखाओ, एजुकेशन बढ़ाओ। जब आपकी सिटीजन एजुकेटेड होगी, वो रिसोर्सफुल बनेगी, देश अपने आप आगे बढ़ेगा, देश अपने आप वो टेम्परामेंट, वो टेम्पर डेवलप करेगा, क्वेश्चन का, साइंस का, ह्यूमैनिटी का। तो सारे बच्चों को स्पेशली 6 to 14 ईयर्स जो फंडामेंटल ईयर्स होते हैं, पढ़ाया जाए। ये ड्यूटीज है हमारी। तो अब आपको बताना है कि इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 1975, 1976, 1980 और 1977। तो अभी हमने शुरू में देखा था कि हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब से एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसको जो है बाद में ऐड किया गया था 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ड्यूटीज़ को। Next question. The fundamental duties of a citizen do not include which of the following?
टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली डज। नेचर का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, और सिर्फ नेशन के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एब्सोल्युटली। अपनी स्ट्रगल को जो हमें आज ये आज़ादी देती है कि हम खुलकर सांस ले सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपनी सरकार बना सके, इस चीज़ को जिसने इंस्पायर किया, जहाँ से ये पूरी स्ट्रगल शुरू हुई, उसको हम चेरिश नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन समझेगा। स्ट्राइव टुवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दिस इज अगेन दे, ये फंडामेंटल राइट के अंडर ही कवर हो जाता है। तो वैसे तो ड्यूटी है इक्वालिटी और ब्रदरहुड प्रमोट करने की, बट दिस एज अ ड्यूटी स्पेसिफिक हैज नॉट बीन पुट इन देयर इन द लिस्ट। सो क्विकली समराइजिंग व्हाट वी हैव डन, हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे लीगल क्लेम्स होते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट अथॉरिटी को एज वेल एज फ्रॉम इंडिविजुअल्स बनाए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके अलावा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो एज सिटीजन्स हमें करने चाहिए। ये पहले नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1976 में ऐड किए गए हैं। दे रिमाइंड अस ऑफ द ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स फेलो सिटीजन्स, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंस्पायर करती है सिटीजन्स को टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट्स amongst ourselves. So with this guys we have finished the session for today. I hope that it was informative. शायद कुछ rights और duties तो I am sure सारे नहीं पता होते हमें, मैं हर बार बहुत बार पढ़ती हूँ ताकि याद रहे खुद को भी। तो इन चीज़ों को याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द। प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द ऐप, जाओ इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसी टॉपिक से और आंसर करने की कोशिश करो टेस्ट के थ्रू, वीडियोस देखो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, सब फ्री है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन सी द QR code and the link is available here as well as in your description box. Do not forget to hit the like button, share the video and subscribe to the channel. हम मिलेंगे बहुत जल्द। So till then stay connected. Hasta la vista, bye bye, ciao. Till the next time I see you, take good care of yourselves and your loved ones and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.